इस चैनल पर बड़े बड़े एपिसोड्स की वो क्लिप्स अपलोड की जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप तक पहुंचनी जरूरी है। इसलिए इन क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हिंदू समाज में ये एक समस्या तो है ही जागृति की, तो एक जातिवाद की भी समस्या की तरह अगर हम उससे बात करेंगे हम आगे जाके, उससे एक चीज बनती है आरक्षण, जिसपे आप लगातार बोलते रहते हैं। आप इसको समस्या की तरह देखते हैं या फिर एक एफर्मेटिव एक्शन की तरह देखते हैं? मैं तो जैसे ना, आरक्षण मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, अभी 49.5% है आरक्षण। जैसे अगर ऐसा देखा जाए केंद्र में कई राज्यों में 60% तक मेरे ख्याल से इसकी जो लिमिट है वो आ चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ आप 100% आरक्षण दे दो, ठीक, उसके बाद तो कोई डिबेट नहीं बचती। मतलब 100% आरक्षण दे दिया गया, फिर तो सब खुश हो जाएंगे। भाई आरक्षण का पर्पस था क्या? भाई आरक्षण किस लिए था? नौकरी देने के लिए था या लोग सब मतलब समान रूप से जिए, आपस में भेदभाव ना करें, इसके लिए था? पहले तो ये तय हो ना, क्योंकि अगर वो नौकरी देने के लिए था तो भाई 100% ले लो, कोई समस्या नहीं है। आप 100% आरक्षण लो और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको खोल दो, उसे फ्री मार्केट कर दो, ये सोशलिज्म हटा दो। मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ मुहिम उठाने को तैयार हूं। अगर वो ये था कि अस्पृश्यता, समानता, ये सब जो भेदभाव होता है ये ना हो, तो आप मुझे ये बताएं कि 1947 में देश में ज्यादा जातिवाद था या आज 2024 में ज्यादा जातिवाद है? क्योंकि जब आरक्षण दिया गया था तो कहा गया था कि 10-15 साल के लिए टेम्पररी प्रोविजन है, उसके बाद सब लोग जो हैं वो घुल मिल जाएंगे, फिर हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिडंडेंट हो जाएगा। पर भाई आप, अच्छा जब ये दिया भी गया था तो एक सोच ये थी कि हम भारत में एक जाति विहीन, जाति मुक्त समाज बना लेंगे। पर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि 1947 में भारत के गांव जितने जातिवादी थे उससे ज्यादा जातिवादी आज हैं। आपको इस पर क्या लगता है? मैं सच्ची बात है, क्योंकि इससे विभेद गहरा ही हुआ लगता है। भाई आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, बताते हैं कि यहाँ सब 100% वालों का एडमिशन होता है, तो खूब पढ़े लिखे लोग आते हैं। हर साल चुनाव होता है, आप देखें, मतलब चुनाव में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और एबीवीपी, मतलब एनएसयूआई और एबीवीपी, तो इनका भी फिक्स है कि हम एक जना एक जाति को देगा, एक जना दूसरी जाति को टिकट देगा। तो पिछले 70-75 सालों में यदि जातिवाद और बढ़ा है और आरक्षण तो कंटिन्यूअस ही रहा है, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि जो हम उस बीमारी की दवाई जिसे मान के चल रहे थे वो दवाई काम कर नहीं रही है। पर फिर जैसे क्या होता है कि जब नारो और हिस्टीरिया से ही देश चले, नैरेटिव सेट हो, तो समझदारी भरी बातों का कुछ अर्थ रहता नहीं है। जैसे आप कुछ भी बोलो, लोग कुछ भी उस बात का बतंगड़ बना देंगे। तो ये है। और दूसरा फिर जैसे ये आता है ना कि जैसे जाति बताया जाता है, अभी जैसे राहुल गांधी है तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि पूरा ही जैसे खुल के आ चुका है कि मुझे इस देश में गृह युद्ध कराना है। पहले इन्होंने कास्ट सेंसस बोला, अभी उसने कल मेरे ख्याल से संसद में बोला है कि वो जो निर्मला सीतारमण जो बजट का हलवा बना रही थी उसमें किस जाति के लोग थे। आप मतलब जाति के हिसाब से ही हर चीज देखेंगे क्या? मतलब हर एंगल को देखेंगे। और फिर मतलब मैं गलती राहुल गांधी की भी कमी देता हूं, मैं गलती उनकी ज्यादा देता हूं जिनका काम सच बोलना था, लोगों तक जागरूकता फैलानी थी। भाई अगर जो भी बच्चा अभी की डिबेट्स देखे या किताबें पढ़े तो उसको लगता है कि भारत में सबसे बड़ा जो बुराई थी वो जाति थी। ठीक यही है, दूसरा तो पक्ष हमको सुनने में नहीं आता है। भाई अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं था तो मानेंगे ही नहीं, कहेंगे ये तो जातिवादी है, फिर मेरी जाति खोजने लगेंगे कि ये जो बोल रहा है इसकी खुद की जाति ढूंढ के लाओ। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन इसके पीछे एक आ जाता है कि आरक्षण तो हट जाएगा, पहले जाति हटाओ। तो आपकी राय में जाति का प्रभाव कितना है? क्या इस तर्क में दम है? भाई मैं तो पहले ही पूछ रहा, आप भाई जाति हटाना क्यों चाहते हैं? जैसे पहले तो ये है, पहले तो ये बताएं कि जाति हटानी क्यों है। तो कहेंगे जी जाति से छुआछूत होता है, अस्पृश्यता होती है। तो अंग्रेजों ने एक काम बहुत अच्छा किया था, मतलब आपको देखना, इस पे भी हमको गाली पड़ सकती है कि अंग्रेजों की बड़ाई कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत का बहुत विस्तृत सर्वे किया था। मतलब जब वो आए थे तो जो ओरिएंटलिस्ट और जो दूसरे वाला पक्ष था, इनके बीच में डिबेट चलती थी कि भारत में शासन कैसे करना है। कुछ पक्ष का कहना था कि जो भारत की परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, उसी के हिसाब से हम चलाते हैं। कुछ का कहना था हमें इन पे अपने वाला थोपना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके लिए बहुत सारे सर्वे कराए। एक
मैकॉले का नाम आता ही है, वो सब घिसा पिटा उसका 2 सितंबर 1835 वाला वो कोट करते हैं कि क्लर्क पैदा होंगे, ये पैदा होंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो उसी के बाद शुरू होता है। तो उसने मतलब 1854 से पहले भारत का सर्वे कराया कि अभी यहाँ एजुकेशन चलती कैसे है। तो मद्रास, बंगाल, उसमें बिहार भी जुड़ता था, इन प्रेसिडेंसीज का वो चला, सर्वे हुआ। 1835 का सर्वे है, करने वाले का नाम विलियम एडम है, और वो बताता है कि भाई बिहार और बंगाल जब एक थे तो वहां 1 लाख के करीब स्कूल थे, है ना। अभी वो जो यूपीएससी वाला है, वो क्या नाम जो कहता है आपका कैजुअल है बड़ा तरीका, उसने भी बोला कि 1 लाख स्कूल, हाँ, कि 1 लाख स्कूल नहीं हो सकते। उस पर मैं बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो। तो 1 लाख करीब स्कूल थे। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बिहार के एक जिले में 6 शिक्षक जो थे वो चांडाल जाति के थे 1835 में। अब चांडाल जाति का बंदा शिक्षक, मतलब ये तो पूरी डिबेट ही मतलब ध्वस्त कर रहा है ना। फिर जैसे कहते हैं कि भाई पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, उधर के जो स्कूलों का डाटा है जो भी है उस टाइम का, उसमें 70% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो एससी, सो कॉल्ड एसटी और ओबीसी समाज के। यह 1835 तक है, जब सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1854 के बाद अपने हाथ में ली है, और जो हमें बंटाधार देखते हैं। और एक और जैसे इसमें पक्ष ये है श्याम भाई कि जातियां अगर इतनी बुरी थी और इतना ही शोषण होता था, तो 800 साल जैसे जो ये गया, जो इस्लामिक इन्वेजन हमने झेला, फिर 150-200 साल के करीब अंग्रेजों का भी जो रहा, तो भाई लोग इस ब्राह्मणवादी जो सोच थी, जो व्यवस्था थी, उसको क्यों सह रहे थे? भाई मेजोरिटी ऑफ भारत जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो गया? भाई अगर मानो आपको सता रहा है कोई, और जो अभी शासन कर रहा है वो कह रहा है तुम कन्वर्ट हो जाओ तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर भी हमारे पुरखों ने, जिसमें ये सारी जातियों के हैं, उन्होंने जजिया तक देना स्वीकार करा, जौहर किए, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लिया, बट कन्वर्ट नहीं हुए। भाई जितने कन्वर्जन हुए वो तलवार की धार पे हुए हैं, उसका प्रूफ भी है। और जो ये मैंने डाटा आपको बताया, एक धर्मपाल जी करके हुए, मतलब ये भी दुर्भाग्य ही है कि उनका नाम बताने के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। उनकी किताबें पढ़िए आप, द ब्यूटीफुल ट्री किताब है, आप उसे पढ़ें, आपको लगेगा कि यार क्या मतलब झूठ में जी रहे हैं हम लोग। और फिर मेरे एक भाई हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं जेएनयू से, तो उनका तो ये तक मानना है कि भाई जो कास्ट्स हैं वो भारत की सिविल सोसाइटीज हैं। और जैसे भाई जाति आपने खत्म की, जैसे 1947 से जब चला कि हम नहीं मानेंगे, ये करेंगे, तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने हलाल वाली बात करी, आप देखें कि जो पेशेगत मतलब पेशा था, मतलब कि जो लोग करते थे, नाई का काम, बढ़ई का काम, मीट का काम, घर बनाने का काम, कोई सा भी काम जो भी हाथ का काम था, आज की डेट में वो सबसे ज्यादा किसके पास है? भाईजान के पास है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? जिनका था, उनके बच्चे आज यूपीएससी की कोचिंग लेने आ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में मर जा रहे हैं, पानी भर जा रहा है तो, या जब नहीं हो रहा है तो 10,000 रुपए की कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। तो आपसे मतलब ये जाति को विलीफाई करके क्या क्या छीन लिया। आपका रोजगार गया, कमाई गई, जो गांव का आप शादी होती थी गांव में, जितनी जातियां उस गांव में रहती हैं, हर जाति का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है उस शादी में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। तो अगर इतना ही भेदभाव था तो भाई शादी में क्यों सबका इन्वॉल्वमेंट रखते? वो जो सूप होता है ना, या जो टोकरी होती है, वो मतलब यूपी बिहार में जो समाज बुनता है उसे डोम जाति कहते हैं। वो सुअर पालन करते हैं। आज के इस संविधान के हिसाब से या जाति विज्ञानियों के हिसाब से तो वो मतलब दलितों में भी, महादलितों से भी नीचे आ जाएंगे। बट जैसे छठ पूजा होती है तो सारे सूप वही बनाते हैं, और मतलब पता नहीं कब से ये परंपरा चल रही है। तो भाई उसके हाथ के बने हुए सूप से ये हो रहा है, कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन उसमें? अब इसमें जो मैंने आपको बताया 1854 तक का जो ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मतलब सब कुछ इतना अच्छा ही था। भाई जाति के नाम पे हमने पिछले 60-70 सालों में देखी हैं चीजें इस देश में, मतलब देखी नहीं, हमारी उम्र कम है तो हमने सुनी है।
वो गलत है, उसे कोई भी जस्टिफाई कर नहीं सकता। बट हमको कम से कम पहले एक जगह बैठ के ये सच स्वीकारना तो होगा ना कि देख भाई ये था, ये ऐसे हुआ, अब जो भी गलतियां रही हम उसे खत्म करें और फिर हम एक अपना कायदे से जिए जिसमें यही है कि जन्म के आधार पे हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, वो किसी किताब में लिखा है नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, हम नहीं करेंगे, बाकी सब स्वतंत्र हैं, ये तो हमें करना पड़ेगा। इस दिशा में भी प्रयास नहीं होता क्योंकि सारे उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। और एक झूठ जो बार बार एट्रोसिटी लिटरेचर में होता ही है कि शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, तो वो यार 4 पीढ़ी किसी को 5 पीढ़ी पढ़ा दोगे शोषण हुआ है तो वो विशियसनेस तो अपने आप आ जाएगी ना उसके अंदर। तो ये है।